हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका अल्टरनेटिंग करंट। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलसीआर सीरीज एसी सर्किट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एलसीआर सर्किट को लिया हुआ है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट एलसीआर इज 50 वोल्ट। बताया जा रहा है कि जो वोल्टेज है ना, तीनों का तीनों कितना है, 50 वोल्ट है। जब हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि तीनों ही 50 वोल्ट है। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन विल बी। तो पूछा जा रहा है कि जो एलसी कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस जो है आखिरकार वोल्टेज कितना रहेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी 50-50 है ना, वो भी 50 है, ये भी 50 है। तो आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। और आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि जो एल एंड सी है दोनों आउट ऑफ फेज चले जाएंगे। इसलिए क्या होगा कि एलसी कॉम्बिनेशन का जो मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज है वो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एलसीआर सर्किट है, कैपेसिटेंस को हमने चेंज किया है, सी को 2C कर दिया, मतलब दुगना कर दिया है। ओके, फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन्स अनचेंज्ड। और हम चाहते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहे, मतलब वो चेंज ना हो। ओके, यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस चेंज कर दिया, फिर भी हम चाहते हैं कि मतलब जो अल्टीमेटली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि इंडक्टेंस को इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इंडक्टेंस कितना हो जाएगा या कितना कर देना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका पर्टिकुलरली फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है 1/2 पाई और साथ में रूट का एल सी। ओके, तो ये रूट 2 में 2 पाई रूट LC। तो अगर आप एल को, एक बात बताओ, अगर आप सी को 2C कर रहे हो तो एल को L/2 कर दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो LC ही आ जाएगा। और ओवरऑल जो हमें आंसर मिलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वो अनचेंज हो जाएगा। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या है आपका L/2, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है कि द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड सो एज टू। कि आखिरकार जो किसी कोई ट्रांसफॉर्मर है उसको लैमिनेट हम क्यों करते हैं। ओके, उसके कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आंसर है कि रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। ताकि मतलब जो एडी करंट के कारण लॉस हो रहा है उसको हम कम कर सके। या मेक इट लाइट वेट, कि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा हल्का हो जाए। मेक इट रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बने। इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये भी गलत कह रहा है, ये भी गलत है। तो आपका जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की एक एसी जनरेटर है, उसका जो कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपका n है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके n है। ऑल ऑफ द सेम एरिया a है, रेजिस्टेंस r है, रोटेट विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो जो मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ पे होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड वाला, तो आपको पता है कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है NVA साथ में ओमेगा, और इसके साथ ही क्या होता है, साइन का ओमेगा टी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली जो आपका ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी NBA ओमेगा। ओके, सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर एक कॉइल है वो ओपन है देन L एंड R बिकम्स। तो L और R की वैल्यू क्या होगी अगर एक कॉइल को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, मतलब खुला रखते हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बच्चों यही होगा कि कोई भी जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा एक ओपन सर्किट से, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपका L है वो भी 0 हो जाएगा। ओके, जब L 0 हो जाएगा तो I भी 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट तो 0 पहले ही बताया था। तो R उस केस में क्या हो जाएगा, R इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे, देखो V इज टू IR होता है। अगर आपका क्या है कि I क्या है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, मतलब अगर I 0 है तो R इन्फिनिटी है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, कि जो L है वो 0 हो जाएगा और जो R है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सीरीज LCR सर्किट है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपन। कि जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था, VR इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। ओके,
तो एक बात बताओ, 2 पाई की वैल्यू कभी बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। तो अल्टीमेटली ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? 1 में रूट एल सी पे डिपेंड कर रहा है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, मतलब स्टेप डाउन का मतलब हमें लगता है सब कुछ घट रहा होगा, पर एक चीज होती है जो कि बढ़ रही होती है, जो कि आपको याद रखना है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप डाउन वाला, उसमें जो करंट है वो सिर्फ बढ़ता है और सभी चीज़ें क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन एन 220 वोल्ट मेन्स इज। कि अगर पीक वैल्यू क्या होगी एसी वोल्टेज की, अगर हम क्या करें, जो हमारा मेन सप्लाई है उसमें हम 220 वोल्ट ही दें, तो इसके लिए क्या है कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है एसी वोल्टेज का, उसके लिए जो फॉर्मूला बताया जाता है BRMS इंटू में √2 अगर आप करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका मेन VRMS की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 220 वोल्ट, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे √2 वोल्ट से, तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा कि मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज मिल जाएगा। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीरीज एसी सर्किट हैज इंडक्टेंस एल। कि जो एक सीरीज एसी सर्किट है जिसका इंडक्टेंस जो है वो आपका एल है, जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ओमेगा है। तो आपको क्वालिटी फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला बताना है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो आपका मेजर करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ओमेगा एल बाई आर। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इस पर्टिकुलर MCQ को सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट 100 वॉट एंड 110 वोल्ट लैम्प फ्रॉम अ 220 वोल्ट मीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लाइट है, ट्रांसफार्मर में यूज़ किया गया एक लाइट जो कि 100 वॉट का है, और उसका जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट है, और वहीं पे जो हमने मेन सप्लाई दिया है वो 220 वोल्ट का है। अगर मेन करंट 0.5 एम्पियर है तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है आउटपुट पावर, ऊपर में क्या रखेंगे, आउटपुट रखेंगे, ओके, और नीचे होगा हमारा इनपुट पावर, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है P=VI। तो यहाँ पर ऊपर हम VI ले लेंगे और नीचे भी VI ही लेना है, लेकिन ऊपर क्या करेंगे, हम सेकेंडरी सर्किट जो होता है उसका VI लेंगे, और नीचे क्या करेंगे, प्राइमरी सर्किट वाले का लेंगे, और इस तरीके से हम जो है वैल्यू रख लेते हैं। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 100 एंड नीचे हो जाएगा 220, इंटू में आई की वैल्यू क्या है 0.5। तो इसको जब आप अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 0.90, दैट इज इक्वल्स टू 90%। ओके, तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो है 90%। तो इसलिए सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल। कि आखिरकार जो ट्रांसफार्मर्स बनते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो वो जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होते हैं और उसी पे वर्क करते हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं उसको किस इक्वेशन से दिखाया जाता है। तो उसमें जो है आपको यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का हमें इक्वेशन बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है E=ω/T, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते हैं। क्या हम लोग कॉट में दिखा सकते हैं, कॉट में भी नहीं दिखा सकते, टेन में बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में दिखाया जाता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व। किस तरह के सर्किट में आपको मैक्सिमम पावर मिलता है। तो आपको जो पावर अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट लोगे, तो क्या होगा कि उस केस में आपको जो है मैक्सिमम पावर मिल पाएगी। तो इसलिए जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज। तो एक इस LCR सर्किट लिया गया है जो फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितने फेज एंगल का डिफरेंस होगा, उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10, एक तो फर्स्टली होता है कि 10 की फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं, और हमें क्या करना पड़ता है XL माइनस का XC अपॉन में R। इस तरीके से क्या होता है कि हमें अल्टीमेटली जो फेज एंगल का डिफरेंस है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट इज, कि जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है कितना होगा अगर आपका एलसीआर सर्किट को हम ले लेते हैं। तो एलसीआर सर्किट के केस में क्या होता है कि जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम पे चली जाती है, तो उस केस में आपको क्या होता है, मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज एलसीआर, क्योंकि एलसीआर सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होता है वो कितना होता है, क्या वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है या जीरो होता है या इन्फिनिटी होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर बोथ हैव द डायमेंशंस, कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है और पावर फैक्टर होता है दोनों की जो डायमेंशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो ये डायरेक्ट बताने वाला सवाल है जो कि एंगल की फॉर्म में ही हम लोग दोनों को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट इज बाय, कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलसी सर्किट की वो क्या होती है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब भी आपको निकालना होता है तो आपको पता है कि 1/√LC की ही फॉर्म में लेना है, चाहे कोई भी सर्किट हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लिया है, द क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट फॉर बोथ द कॉइल्स इज, कि अगर एक आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया जाए तो कौन सी चीज़ जो है जो कि आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा दोनों ही कॉइल्स के लिए, चाहे हम प्राइमरी कॉइल की बात करें या सेकेंडरी कॉइल की बात करें। तो यहाँ पर जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे आप जो भी कर लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहे जैसा भी ले लो, वैल्यू चाहे जो भी रहेगी, अल्टीमेटली पावर जो है वो दोनों का सेम रहेगा। सो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सर्किट विद अ जनरेटर, कि अगर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को घटाना है किसी एलसीआर सीरीज सर्किट में तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला कह रहा है द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, नहीं इससे कोई फायदा नहीं होगा। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट। हाँ, अगर आप एक क्या करते हैं कि आप एक कैपेसिटर को लेते हैं और उसको पैरेलल में लगा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण कि आपको जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ द 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर सी, कि अगर एक एसी वोल्टेज जो कि 220 वोल्ट का है उसको अप्लाई किया जाए कैपेसिटर सी में, तो बेसिकली उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि आपने क्या करा है कि एसी वोल्टेज 220 वोल्ट का ही दिया है, तो उस टाइम पे जो पावर डिलीवर्ड होगा कैपेसिटर का वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द L/R इज सिमिलर टू दैट ऑफ, कि आखिरकार किसके सिमिलर होता है। अगर हम L/R को कंसीडर करें तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, टाइम के इक्विवेलेंट आता है L/R, इसको रट सारे सभी लोग जो है अच्छे से रट लो। क्वेश्चन नंबर 23 है एनर्जी डिसिपेशन इन एलसीआर सर्किट इज, कि एलसीआर सर्किट का जो एनर्जी डिसिपेशन होता है वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर जो आर वाली सर्किट्स होती हैं वही पावर डिसिपेट करती है या एनर्जी डिसिपेट करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट सॉन इन अल्टरनेटिंग करंट, कि अल्टरनेटिंग करंट में इनमें से कौन सा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। क्या वहाँ पे आपको केमिकल इफेक्ट दिखता है, बिल्कुल ही नहीं दिखता, वहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी ना चल रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल दिखता है, हीटिंग करंट बिल्कुल दिखता है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपको ये बताना है। तो फैराडे कांस्टेंट जब नाम में ही है कांस्टेंट तो वो क्यों ही बदलेगा, वो कहीं नहीं बदलेगा, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, कि अगर एक प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया जाए तो उसमें करंट और ईएमएफ में क्या मतलब एक फेज डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। कह रहा है कि लैग करता है, अगर इंडक्टिव सर्किट लिया जाए तो वो लैग करता है ईएमएफ से बाई π/2। तो हाँ सही कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ पे सही मिल गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि उस केस में क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है वो आपको क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, और वो 90 डिग्री से आगे होता है जब हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इज, कि जो एवरेज पावर डिसिपेशन होता है किसी भी प्योर इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो वो सब तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में मैंने पहले भी बताया जीरो होता है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में ही आपको एवरेज पावर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, और असर्टेड रीजन का क्वेश्चन जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी बनाने की। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।